साल 2026 का बाजार ने शानदार आगाज किया है। न्यू ईयर पे बाजार में एक नया जोश दिखा और नए साल का पहला हफ्ता खत्म होते होते निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, शेयर मार्केट हो, नई ऊंचाई पर जाते हुए दिखे। मिड कैप भी नई ऊंचाई को छूते हुए दिखे। अब ये सब क्या इशारे कर रहा है? ऐसे समय में सब कुछ हो रहा है जब Q3 की अर्निंग की शुरुआत होगी, जब महीने भर के भीतर सरकार बजट पेश करने वाली है, कुछ और भी कदम उठने शुरू हो गए हैं। तो इस पूरे नए साल को कैसे देखा जाए इन सारे नज़रिए से, इसी पर आज खास चर्चा करेंगे आवाज अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ विशेष मेहमान जिनसे आपका परिचय करा दूं। मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुवर्णम साहब हैं, आनंद राठी वेल्थ के ज्वाइंट CEO फिरोज अजीज साहब जुड़ रहे हैं, जोजित इन्वेस्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह साहब हैं और SW कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत मैं सुनील सुवर्णम साहब आपसे करना चाहूँगा। ये बाजार के नए साल का पहला हफ्ता, आमतौर पे हम लोग के यहाँ कहावत है कि नए साल में जिस काम की शुरुआत करते हैं वो पूरे साल होता रहता है, तो ऐसा ही कुछ मान के चला जाए बाजार के साथ क्या? हाँ, जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी अच्छा करते हैं तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने के लिए तो उसको फॉलो करते हैं, फिटनेस रेजिम और डाइट को तो जरूर शुरुआत अच्छी रही है। वेल बिगन इज हाफ डन कहते हैं और खबर अच्छी है और खास करके इसमें बाद में चर्चा करते हैं, मगर क्या की 2 चीज है। एक, पूरी जो जीएसटी कट का इम्पैक्ट इस साल में दिखेगा क्योंकि लास्ट क्वार्टर में ही ऑटो में दिखा था, बाकी कंजम्पशन वाले सेक्टर में अभी दिखना शुरू होगा। ये एक पॉजिटिव आउटलुक है। सेकंड चीज है कि प्री बजट, क्योंकि इस बार बजट बहुत एंटिसिपेटेड है क्योंकि कैसे गवर्नमेंट बैलेंस करने वाली है अपनी जो जीएसटी के कारण थोड़ी रेवेन्यू की कटौती, मगर एट द सेम टाइम कंजम्पशन को बूस्ट करने की सोच, जो एक बदलाव लास्ट बजट में हमने देखा उसको जारी रखेंगी, तो एक उसका एंटिसिपेशन। तीसरा है इस अर्निंग सीजन में शायद आपको ये वाले जो जीएसटी कट का ऑटो कंपनी में खास करके कैसा रहा। फॉर एग्जांपल आईटी को आपने देखा कि 3 महीने में आईटी ने अच्छा रिटर्न दिया क्योंकि रुपी का डिप्रिसिएशन हुआ है, तो आईटी कंपनियों के नतीजे कैसे आएंगे। तो ये सब बनके थोड़ी एक पॉजिटिव मोमेंटम बन रही है। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा वाला चीज है अपना यूएस इंडिया ट्रेड डील, जिसके ऊपर 1 क्वार्टर में शायद अनाउंसमेंट हो, ये उम्मीद भी जग रही है। बिल्कुल, दरअसल ये सारी बातें आपने बिल्कुल सही कहा। कई सारे इवेंट होने वाले हैं जो पिछले साल नहीं हो पाए थे, उसका भी इंतजार है और बजट तो एक है ही और Q3 की अर्निंग में होगा, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात जो आपने कही वो मुझे चुभ गई। आपने कहा रेजोल्यूशन जो लेते हैं नए साल में वो 2-3 हफ्ते तक जारी रहता है, फिर बाद में चल को हल्का पड़ जाता है। फिरोज अजीज साहब, ऐसा ही कुछ नए जोश में रेजोल्यूशन वाली बात है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल सुनील सर से आप सहमत तो हूँ कि भाई शुरुआत अच्छी हुई है, बट अगर आप देखें तो 31,000 करोड़ एफआईआई ने दिसंबर में बेचा, उसके बावजूद मार्केट यहाँ है। क्यों है ये मैं आपके शो पे कई बार कह चुका हूँ। बहुत सारे लोग थोड़े घबराए हुए थे इंडियन मार्केट को लेके। 24,000 पे भी नेगेटिव थे, 25,000 पे भी नेगेटिव थे, अब 26,325 पे आ गई निफ्टी। क्यों आ रही है? क्योंकि ये सिंपल सा कारण है। देखो, अगर आप लास्ट ईयर का पूरा साल देखें तो 7.5 लाख करोड़ इंडियन डोमेस्टिक ने खरीदा है इक्विटी मार्केट में। 7.5 लाख करोड़। उसी दौर में सबसे हाईएस्ट एफआईआई का आउटफ्लो आज तक कभी जितना नहीं हुआ उतना कैलेंडर ईयर 25 में हुआ है। 1.5 लाख करोड़ करीबन। वो हाईएस्ट आउटफ्लो के बावजूद वो 20% ही है ऑफ द डोमेस्टिक इनफ्लो। तो मार्केट नीचे जाने के लिए कोई तो बड़ा बेचने वाला चाहिए। बड़ा बेचने वाला सबसे ज्यादा बेच के भी आज तक जिंदगी में एफआईआई ने इससे ज्यादा नहीं बेचा। वो बेचने के बाद भी इज ओनली और एफआईआई इफ इट इज 1% इट्स जस्ट 20% ऑफ व्हाट डीआईआई बॉट इन अ स्पेसिफिक ईयर व्हिच वाज नॉट अ ग्रेट ईयर। तो इंडियन रिटेल की जो पार्टिसिपेशन है और कोई भी इकोनॉमी जो फाइनेंशियलाइजेशन से जाती है, और जापान जा चुकी है, यूएस जा चुकी है, इंडिया अब फाइनेंशियलाइज हो रही है। अगर वो हो रही है उसमें वैल्यूएशन का आनाकानी करेगा तो आदमी बाहर रहेगा। 1 साल की करेक्शन मिल गई तो मेरा ये मानना है कि आप ये साल तो देखें ही, बट आई थिंक अगर आप आज से लेके 3 साल में निफ्टी की मीडियन प्लस रिटर्न आने की संभावना 95% से ज्यादा है। इफ आई हैव टू से 99% से ज्यादा ये है कि निफ्टी विल डिलीवर मोर देन मीडियन रिटर्न व्हिच इज ओनली 11.2 11.3। अगर उतना रॉ मटेरियल मिल जाए किसी को भी, निफ्टी इज रॉ मटेरियल 11.2 11.3 11.5, उसमें 3-4% एक्स्ट्रा बनाना निफ्टी के मुकाबले कंपाउंडेड ओवर 3 इयर्स 14-15% मिल सकता है अगर आप थोड़े भी सेंसिबल हो और ज्यादा जज्बाती ना हो और घबराएं ना, और जो घबराने की चेष्टा रखते हैं आपसे उनसे थोड़ा दूर रहे, उनको कम सुने।
हालांकि फिरोज अजीज साहब, इसमें दो बातें हैं जो आपने कही। जो सकारात्मक पक्ष है उसको तो आपने बड़े फैक्ट के साथ रखा, लेकिन इसी में जो आपने फैक्ट रखा वो मुझे थोड़ा सा, दर्शकों के लिए मैं चाहूँ उसको और ज्यादा कंसर्न के तौर पर ना देखा जाए। गौरांग शाह साहब, आपके पास आऊंगा, इससे पहले पंकज जैन साहब से इस पर मैं सफाई लेता हूँ। आपने कहा फिरोज अजीज साहब ने कि डीआई ने, घरेलू निवेशकों ने बाजार को थामे रखा, एफआई के बेचने के बावजूद। एफआई इस साल जितने बेचे पहले कभी नहीं बेचे थे। तो पंकज जैन साहब, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसको सकारात्मक तौर पे देख रहे हैं, या फिर ये अभी भी कंसर्न है, या फिर हम लोग आत्मनिर्भर भारत शेयर बाजार में भी हो चुके हैं? क्योंकि आमतौर पे धारणा ये होती है एफआईज उन चीज़ों को देखते हैं जो हम लोग डीआईज नहीं देखते हैं। वो तो बेचे जा रहे हैं, हम लोग तो बाय ऑन डिप और एसआईपी के जरिए बाजार में पैसा लगाए जा रहे हैं। लक्ष्मण भाई नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। हाँ नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखो लक्ष्मण जी, हम आत्मनिर्भर हैं, आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें, क्या हम आत्मनिर्भर हो गए हैं उस पर? डेफिनेटली उस कदम पर चल रहे हैं, बट उसके साथ टू से कि हमारे को फॉरेन मनी की ज़रूरत नहीं है, एफडीआई की ज़रूरत नहीं है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस मनी की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक दैट वुड बी रॉन्ग टू से। बट अगर हम उसको पॉजिटिव नज़रिए से देखें, आई थिंक जो कैलेंडर वर्ष 2025 में जिस तरह के हमने सीरियस आउटफ्लोज देखे, उसके बावजूद जिस तरह का आज ऐतिहासिक दिन था, आज हमने एक निफ्टी में नया हाई बनाया, सो दैट शोज द इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ आवर मार्केट, दैट शोज द इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट रिटेलर्स हैव डन, व्हाट अ टाइटोनिक, अगर हम इसको टाइटोनिक ना भी बोलें तो व्हाट अ मेजर शिफ्ट ऑफ सेविंग हैबिट्स दैट हैज हैपेंड इन द कंट्री। और मेरे को लगता है दिस इज़ नॉट अ वन ऑफ काइंड ऑफ इवेंट। एक जो हम देख रहे हैं कि एक जो वर्ग है हमारा 20 साल से लेके 35 साल का वर्ग हैगा, उसमें जिस तरह के सेविंग हैबिट्स के चेंजेस आ रहे हैं, दैट ऑगर्स वेरी वेल फॉर द स्टॉक मार्केट एंड फॉर द कंट्री ऑल्सो, मेरे को लगता है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जो अभी मेरे एस्टीम कलीग्स बात कर रहे थे, इन स्पाइट ऑफ द बिगर सेलिंग ऑफ एफआईज, एक और जो हमें नई बात भूलनी चाहिए, जिस तरह के आईपीओज में पैसा गया है, जिस तरह की हमने देखा है कि प्रमोटर्स की तरफ से पैसा इकट्ठा करके गया है, तो आई थिंक दैट अगेन हैज़ बीन अ मेजर एरिया जहां पर पैसा चला गया। तो इन सब चीज़ों का समीकरण देखे, एफआईज का आउटफ्लो हुआ, प्रमोटर्स की तरफ से सेलिंग देखने को नहीं, नए नए आईपीओज आए, एंड दिस प्रोसेस में कंटिन्यू, अगर एफआईज की बात ना करें, प्रमोटर्स की तरफ से और आईपीओज का प्रोसेस मेरे को लगता है 2026 में भी बना रहेगा। सो आई थिंक इट शोज कि हमारी मार्केट सब काफ़ी हेल्दी हो गई हैं, रेजिलिएंट हो गई हैं। जिस तरह के हमारे अभी रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स आए वो भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थे। सो व्हाट हैज़ हैपन टुडे, जो हमने एक नया हाई बनाया है, मेरे को लगता है इट इज़ नॉट जस्ट बाय चांस, जस्ट फ्लूक, इट्स नॉट अ टच एंड गो काइंड ऑफ अफेयर। जिस तरह की इस बार तेज़ी आई है, एक तो स्केप्टिकल काइंड ऑफ तेज़ी आई है इस बार। रिटेल अभी भी काफ़ी स्केप्टिकल है कि नए हाई पे तो पहुंच गया हूं, बट एक गंगो फीलिंग नहीं है। ही स्टिल वांट्स कि चलो जहां जहां मैं अटकाऊं, लेट मी गेट आउट ऑफ इट। बट मेरे को लगता है कि इसके अंदर रेजिलियंस है कि यहां से मेरे को लगता है कि अब डाउनसाइड काफ़ी प्रोटेक्टेड है और अपसाइड काफ़ी अच्छी हो सकती है फ्रॉम करंट लेवल्स अगले 3 से 6 महीने में। इट जस्ट दैट यू हैव टू बी इन रेलेवेंट सेक्टर्स, थोड़ा सा वो ध्यान रखना पड़ेगा, नॉट दैट एवरी टॉम डिक एंड हैरी विल राइज। तो ऑल इन ऑल आई एम प्रीटी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द मार्केट्स। मैं इस बात पे भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, सूनर और लेटर जो एक बहुत बड़ा एक रोड ब्लॉक है यूएस अमेरिका इंडिया अमेरिका का, जो एक ट्रीटी का रोड ब्लॉक है, वो भी कहीं ना कहीं हम पार करेंगे अगले कुछ एक हफ्तों में। एंड जो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे वो भी काफ़ी पॉजिटिव आने चाहिए। उसके साथ जो एक बजट को लेके एक एक्सपेक्टेशन है वो भी अब बिल्डअप होगी कुछ अगले कुछ दिनों में। सो मेरे को लगता है कि अगर हम अगले कुछ हफ्ते की बात करें तो मार्केट काफ़ी अच्छी तरह पोजीशंस है, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो बिहेवियर पैटर्न शो करेंगी, और कुछ एक सेक्टर्स तो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। सो वन हैज़ टू बी प्रिटी ऑप्टिमिस्टिक, और मेरे को लगता है यहाँ से अच्छा पैसा बनेगा अगले कुछ हफ्तों में मार्केट्स में। तो बिल्कुल यहाँ से काफ़ी आशावादी रहने की ज़रूरत है। गौरांग शाह साहब, तो हम लोग आत्मनिर्भर भारत हो गए नए साल में, एफआई जा रहे हैं, तब भी हम लोग नए हाई पे गुजर रहे हैं, तब कुछ दिनों के बाद लोग एफआई के डेटा को ट्रैक करना उस इंपॉर्टेंस के साथ नहीं करेंगे। धन्यवाद लक्ष्मण जी, आपका सभी महानुभावों को हमारा सादर प्रणाम और शुभ दिन। सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को भी सादर प्रणाम और शुभ दिन। लक्ष्मण जी, हमने पिछले साल और उसके पहले काफी सारे शो किए हैं, और जब भी ये जो हमारे प्रिय बंधु मित्र विदेशी संस्थागत निवेशकों की बात आई है, तो मेरा जो निजी वक्तव्य है
या निजी सोच है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने रखी है कि वो आए या जाए, ज्यादा फर्क अब नहीं पड़ेगा। देखिए, ये जो हमारी आदत थी ना पहले, अगर मेरी बात से कोई सहमत नहीं तो मैं क्षमा पहले से ही मांग लेता हूं, लेकिन तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, ये अवतार जो हमने दे दिया था विदेशी संस्थागत निवेशकों को, जैसे हमारे में कोई क्षमता ही नहीं है, हमारे में कोई विचारधारा ही नहीं है, हमारे में कोई विश्वास ही नहीं है, ये अब बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अजीज भाई अभी बता रहे थे कुछ आंकड़े बिकवाली को लेकर के, तो पिछले साल अक्टूबर में भी आपने देखा 2024 से क्षमा चाहता हूं, 2024 से जो बिकवाली चालू हुई वो पिछले साल पूरी चली 31 दिसंबर तक 2025 के। इतनी बिकवाली के बावजूद भी हमने एक नया शिखर बनाया और अपने आप को संभाला। दूसरी तरफ कई सारे अटकलें थे पिछले साल। अप्रैल 2 ट्रंप की जो वो वाणी थी टैरिफ को लेकर के, 180 ज्यादा देशों पर टैरिफ लगाई गई, भारत पर 25+25 लगाई गई। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पूरे विश्व भर में खराब हुई। इन सब के चलते हुए भी हमने आपको संभाला और एक नया शिखर बनाया। तो मैं ये मानता हूं कि हमें जब बाजार का जो स्क्रीन होता है ना लक्ष्मण भाई, वो आपको कहने का कुछ प्रयास करता है, आप उसको समझते हैं और कैसे समझते हैं वो ज्यादा जरूरत है मेरे ख्याल से। जब आप शेयर बाजार, और अगर आप नकारात्मक सोच करके चलते हैं शेयर बाजार में, तो मेरे ख्याल से आपको आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या आपको शेयर बाजार में आना है या नहीं आना है। देखिए, वो आएंगे नहीं आएंगे, FIIs वगैरह जो भी है, ये जो अभी ट्रीटी की बात हो रही है, देखिए मैं एक बात ट्रीटी को लेकर के भी कहना चाहूंगा लक्ष्मण भाई, कि हमें सर झुका के आत्मसमर्पण करके किसी भी प्रकार के दस्तावेज पर मोहर नहीं लगानी चाहिए, ना ही उस पर दस्तावेज पर आपको सही करनी चाहिए। अगर बात होगी तो दोनों देशों के बीच में जो हित की बात है, दोनों देशों के नागरिकों के जो हित की बात है, आंख से आंख मिला करके हम बात करेंगे, न के सर उठा के, न के सर झुका के। 6 महीने लगे, 3 महीने भले, साल भर लगे, होता है या नहीं होता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, इस दरमियान में भारत सरकार ने बाकी अन्य देशों के साथ FTA और BTA साइन किए हैं। तो मेरे ख्याल से मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा राष्ट्रपति ट्रंप का, कि उन्होंने हमें एक सबक सिखाया है और हम अब बाकी अन्य देशों में देख रहे हैं अपना बायलैटरल ट्रेड या फिर बाकी अन्य कारोबार आगे बढ़ाने के लिए। तो ठीक है, 3 हफ्ते में होता है, 3 महीने में होता है, 6 महीने में होता है, भारत और अमेरिका का ट्रेड एग्रीमेंट सही कहा। देखा जाएगा, जब होएगा तब होएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि हम उस स्तर पर आ गए जहां पर नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि सरकार भी यही सोच रही है कि हमें सर झुका के नहीं ट्रीटी करनी है। ट्रीटी संतुलित तरीके से होगा, सबके हित में होगा, तभी करेंगे। और एक बात जो मैं सुनना चाह रहा था वही आपने कह दिया कि हम लोग जो FIIs को तमेवा माता चा पिता मान के चलते, तो वो वाला अब थ्योरी बंद हो गए और इसके आंकड़े आप सभी लोगों ने दिए यहाँ पे। एक चीज़ मैं चूँकि अब यहाँ से आगे बढ़ूँ, जो इस नए साल में जो सबसे बड़ा, हाँ कुछ फिरोज साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? यस लक्ष्मण जी, FII पे एक आंकड़ा जरूर ऐड करना चाहूंगा। ये जो अगर कोई व्यूअर है, ये 1.5 लाख करोड़ की बिकवाली देख के अगर कोई घबरा जाता है तो उसको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 5 साल ऐसे रहे, हाईएस्ट FII के आउटफ्लो के जो 5 साल है, कैलेंडर 22, इसके प्रीवियस हाईएस्ट सेल वाज कैलेंडर 22, 1,21,300 करोड़ बेचे थे। आप कैलेंडर ईयर 23 की रिटर्न निकाल के देख लें, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कितनी अच्छी रिटर्न आई थी। उसके पहले 2008 में उससे ज्यादा बिकवाली, तीसरी हाईएस्ट बिकवाली हुई थी 52,900 करोड़। अगले साल 2009 में निफ्टी ऑलमोस्ट 40-50% ऊपर था। कैलेंडर ईयर 18 33,000 करोड़ की बिकवाली, कैलेंडर ईयर 19 में और 20 में जो रिटर्न आई थी बिफोर कोविड, वो आप देख लीजिए 22% की निफ्टी की रिटर्न आई थी। तो आप कोई भी साल निकाल लें जहां FII ने बेचा है, वो अगले साल ऐसा उन्होंने बहुत प्रीएम्प्ट करके मार्केट की फॉल के पहले निकाला, ऐसा नहीं हुआ है। एटलीस्ट ये 5 इंस्टेंसेस में अगले साल रिटर्न्स हैव बीन ग्रेटर देन मीन एंड मीडियन रिटर्न। रहा सवाल, FII को भी एक ही ब्रश में प्लीज पेंट ना करें। बहुत मासूम, बहुत अच्छे FII भी हैं जो इंडेक्स फंड FII हैं। वैनगार्ड जो FTSE को फॉलो करता है, उसके आप ओनरशिप देखें रिलायंस में, हर स्टॉक की आपको ओनरशिप मिलती है, चेंज मिलता है हर साल। अगर आप ब्लूमबर्ग की टर्मिनल पे देखते हैं, तो आप डोमेस्टिक मार्केट्स में
जो इंडेक्स फंड एफआईआई ने पैसा इतना बेशुमार डाला है इस ईयर में, बट वो जो एक्टिव एफआईआई हैं जो अपना दिमाग लगा के खरीदते बेचते हैं, यूएस में पैसा लगाना चाहते हैं, जो उनकी सही चीजें चाइना में लगाना चाहते हैं, उन्होंने इतना बेचा है कि इनकी जो परचेज थी वो ओवर शैडो हो गई। तो बिल्कुल ना घबराएं, इट हैज बीन द हाईएस्ट सेल, बट लास्ट 5 times व्हेन एफआईआईज आर सोल्ड द नेक्स्ट ईयर रिटर्न हैव बीन बेटर देन मीन एंड मीडियन। मैं दरअसल सुनील साहब को जोड़ना चाहता हूं, उनके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछ लूं फिरोज साहब कि मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि हम लोग जो ये धारणा बनी रहती है कि एफआईआईज बेचते हैं ये मानकर कि वो नुकसान ना हो जाए, प्रॉफिट नहीं आगे होने वाला है, और जब बेचते हैं तो कई बार ऐसा हुआ कि एफआईआई भी उल्टे पड़ जाते हैं, उनका भी अनुमान गलत हो जाता है। तो ये मोटा मोटी आप कहना चाह रहे हैं कि जब भी बेचा है अगले साल अच्छा रिटर्न आया है? ये मैं सिर्फ डेटा दे रहा हूँ लास्ट 5 हाईएस्ट सेल्स का, उसमें 5 साल सब्सिक्वेंट ईयर्स मीन रिटर्न से ज्यादा आई। मैं ये कहना चाहता हूं कि एफआईआई को हम नीची नजर से नहीं देख रहे, उनका रहना भी हमारे लिए अच्छा है, उसकी निर्भरता कम हुई है, इसका कोई दो राय नहीं। दूसरा, अगर आप शॉर्ट टर्म बैरोमीटर देखते हैं तो मैं 6 शॉर्ट टर्म बैरोमीटर देखता हूं, वो 6 में से इनफ्लो आउटफ्लो एक होता है, राइट, मार्जिन फंडिंग बुक दूसरा होता है, सिंथेटिक फ्यूचर्स के स्प्रेड्स कितने हैं उस पे निर्भर करता है, राइट, बेच कौन रहा है, खरीद कौन रहा है, डेल्टा कितना है टोटल। अभी सेबी आपको डेल्टा देती है, टोटल नोशनल पोजीशन नहीं देके डेल्टा पोजीशन देती है निफ्टी पे। तो बहुत सारे बैरोमीटर्स हैं, एफआईआई इज जस्ट वन पार्ट ऑफ वन बैरोमीटर व्हिच इज लिक्विडिटी। बिल्कुल, ये बड़े अच्छा आपने डेटा दिया, क्योंकि आमतौर पर जब एफआईआई बेचते हैं तो लोग रिटेल इन्वेस्टर को डर रहता है कि एफआईआई बेचने वाले हमसे तो ज़्यादा समझदार हैं, जो आगे चल के मार्केट गिरने वाला है क्या, इसलिए तो कहीं नहीं बेच रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, उनके बेचने के बाद भी कई बार ऐसा हुआ है कि शेयर मार्केट अच्छा रिटर्न दिया है। सुनील साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, 2 चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि फर्स्ट, जैसे मैं बाकी पार्टिसिपेंट्स कह रहे थे, ज्यादातर फोकस एफआईआई में कर रहे हैं, मगर ज्यादातर फोकस लार्ज कैप में भी कर रहे हैं। मैं क्यों बताऊं आपको? पहली चीज है, उन्होंने 1.5 लाख करोड़ बेचा, 7.5 लाख करोड़ डीआई ने खरीदा, तो बाकी के 6 लाख करोड़ किसने बेचा भाई? वो हमारे प्रोमोटर्स ने ओएफ के जरिए, हमारे रिटेलर्स ने बेचा, इसलिए डीआई खरीद पाए। हाँ, लगता है कि आपका नेटवर्क यहाँ पे चला गया है। मैं आपके पास दोबारा से आऊँगा सुनील सुब्रमण्यम साहब। एक सवाल जिस पे अब हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, चूंकि नए साल की शुरुआत हुई है, उसमें सबकी नजरें अब टिकी। हाँ, कुछ सुनील साहब की आवाज़ आ रही है, सुनील साहब कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सुनील जी, नहीं, उनके नेटवर्क में लगता है कुछ नेटवर्क में इशू यहाँ पे आ रहा है। जिस पे हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे थे वो है कि नए साल में अब सबसे बड़ा इवेंट जिस पर सबकी नज़रें टिकी होंगी, मुश्किल से 3 से 4 हफ्ते बचे हुए हैं, वो है बजट को लेकर के। इसमें फिरोज अजीज साहब, बजट से पहले सरकार ने कई सारे कदम उठाने शुरू कर दिए। जीएसटी का रेट कट आपने देखा, रिफॉर्म एक बड़ा कदम उठा। आप वोडाफोन आइडिया को देखें, आपने आईटीसी को लेकर के जो टोबैको पे प्रोडक्ट पे टैक्स की बातें थी। तो ये सारे जो इशारे मिल रहे हैं सरकार के एक्शन से, इसको किसी एक धागे में हम लोग पिरो को देख सकते हैं क्या? ये क्या इंडिकेशन है बजट को लेकर के इन सब कदमों से? मेरे हिसाब से देखिए सर, बहुत सारे कदम लिए गए हैं, डायरेक्ट टैक्स कट, जीएसटी कट, बहुत सारे क्लेंज हुई है, डायरेक्ट टैक्स कोड जो नया आया है 2025 का। तो इससे ये पता लगता है कि भाई बार बार बदलाव नहीं होंगे, उसकी मोमेंटम आ रही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि मेरा ये अंदाजा है कि 12.5 लाख करोड़ रुपया कैपेक्स के लिए रखा गया होगा। मेरी ये प्रोजेक्शन है कि 7% की अगर जीडीपी ग्रोथ FY 27 की करनी है, तो उसमें कैपिटल गुड्स पे एक्सपेंडिचर क्या होगी, उसका बड़ा योगदान होगा। टैक्स कलेक्शन अच्छा रहा है, जीएसटी की टैक्स कलेक्शन आफ्टर दिस कट ऑल्सो हैज बीन रीजनेबल, ये हमारी प्रोजेक्शन है। डायरेक्ट टैक्स कट में गिरावट देखने को मिली थी, बट आई थिंक वो बेसिकली डिले हुआ था फाइलिंग का, इसीलिए उसकी कलेक्शन वापस बढ़ गई। सो मेरा ये मानना है कि पहले तो मैं ये देखूंगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितनी होगी, और फिस्कल डेफिसिट 4.1 पे आएगी कि नहीं आएगी। 4.3 का प्रोजेक्शन था, 4.4 का प्रोजेक्शन था। ये इंपॉर्टेंट चीजें होंगी बजट में। आई डोंट थिंक इन्वेस्टमेंट को लेके या कैपिटल एसेट्स या फिर इक्विटी को लेके कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। I think budget basically will propel consumption, which it has been trying to do over the last 3-4 years. गौरांग शाह साहब, बजट तक बाजार की नजरें कहां टिकी रहेंगी? एक निवेशक कैसे देखे इस पूरे बजट के पीरियड को?
मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं कि ये बजट तक की बात जो है ना, ये मेरे समझ में आती नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटी अवधि का हो जाता है और मैं सक्षम ही नहीं हूं इतनी छोटी अवधि के लिए किसी प्रकार की टिप्पणी करने के लिए। और बजट हर साल आता है लक्ष्मण जी। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैंने कहा छोटी अवधि का मतलब ये नहीं कि अभी पैसा निकाले और बजट के बाद पैसा निकाल ले वहां से, अभी डाले और निकाल ले, वो वाली अवधि की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सरकार के जो इशारे मिले रिफॉर्म के मोर्चे पे, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि आगे चल के कहाँ फोकस रहने वाला है? तो देखिए, मैं एक अनुमान लगा सकता हूँ, मेरे पास कोई ऐसी क्रिस्टल बॉल नहीं है जिसमें देख करके मैं अनुमान लगाऊं कि वित्त मंत्री जी फरवरी में कौन से क्षेत्र के लिए घोषणा करेंगे। लेकिन जो मेरी सोच विचारधारा है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये सही भी हो सकता है, ये बिल्कुल गलत हो सकता है, ये भी मेरे ख्याल से एक अनिवार्य है बात बोलना। देखिए, जहां तक अभी तक जो बजट इस सरकार का रहा है, मेरे ख्याल से जो पुराने कानून है उसमें बदलाव लाए हैं, नई नीतियां लेकर के आए हैं, रोजगार खड़ा करने का बहुत बड़ा प्रयास काफी सालों से निरंतर बजट में होता हुआ आ रहा है। और मैं ये चाहता हूं कि इस बारी अगर किसी एक या दो क्षेत्र में सरकार को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और वहां पर कुछ नई नीतियां बनाने की आवश्यकता है, तो वो है टेक्नोलॉजी और डिफेंस, खास करके रक्षा क्षेत्र। देखिए, हमने काफी बड़ा प्रयास किया और कम समय में हमने रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कदम आगे उठाए हैं और आने वाले सालों में मेरे ख्याल से ये योगदान आपको और भी आता हुआ दिखेगा। रक्षा क्षेत्र में और खास करके जो निर्भरता भारत की बाकी अन्य देशों में, चाहे वो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वहां पर भी हमने देखा है कि सरकार की तरफ से पहल की गई है। तो कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है कि रक्षा क्षेत्र में R&D तो ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और डिजाइनिंग, इस पर मेरे ख्याल से अगर वित्त मंत्री जी बजट में कुछ स्पष्टीकरण देते हैं या फिर कुछ नई नीतियां लेकर के आते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन भारत की न तो सिर्फ रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए हुआ, लेकिन एक एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो बहुत खुला हुआ है, लेकिन वो और भी बढ़ जाए। और फिर बाकी अब जैसे मैंने कहा है कि रोजगार डिफेंस एक रहता है। हालांकि बजट से पहले आमतौर पे डिफेंस सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, रेलवे सेक्टर हो, इन सब पे एक लगता है कि वहाँ पे सरकार का फोकस रहेगा। क्योंकि डिफेंस में देख रहा हूँ कि जो रिपोर्ट आ रही है साल भर में, वहाँ पे काफ़ी आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते हुए कदम बढ़ाया है, और जो टेक्नोलॉजी वाले जो आप कह रहे डिफेंस सेक्टर में, उसमें भी फोकस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। सुनील स्वर्णम साहब, आप क्या उम्मीद करके चल रहे हैं? मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज मैं मानता हूँ। पहला है प्राइवेट सेक्टर को कैसे कैपेक्स की स्टोरी में जुड़ा दिया जाए, क्योंकि एक तो कदम उठाया है कंजम्पशन को बढ़ाकर, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ाकर, मगर मेरा मानना है कि पब्लिक प्राइवेट कैपेक्स जो दोनों मिलाकर करते हैं, PSUs और प्राइवेट सेक्टर, उसको, जैसे PSU के बाद बहुत बड़ा लैंड बैंक होता है, तो उसको एज इक्विटी स्टेक इस्तेमाल करके प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करके इस कैपेक्स स्टोरी में अभी तक खाली गवर्नमेंट ने अपने कंधे पे उठाया है। तो इस बजट से मैं देखना चाह रहा हूं कि कैसे वो प्राइवेट सेक्टर को जोड़ती है, और शायद इसमें यह भी शामिल होगा कि PLI स्कीम जो एक स्पेसिफिक सेक्टर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अभी तक उसने अपना असर दिखाया, बट बाकी में नहीं दिखाया, तो उसके लिए कुछ ट्वीक्स करके उसको और बेहतर करके प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स को बूस्ट करना, नंबर 1। सेकंड है, आपने ऑलरेडी देखा कि अभी क्रेडिट कोड तो बढ़ रही है कंजम्पशन के कारण, और फिर प्राइवेट कैपेक्स भी शुरू होगी, तो फंडिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिकॉज पहले जैसे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन जैसे IFCI, IDBI, ICICI वो नहीं रहे, तो PSU बैंक्स को ये आगे लेके जाना है, तो उनके लिए उनकी जो एक फॉरेन कैपिटल सोर्स करना, चाहे इक्विटी हो या डेट हो, क्योंकि डिपॉजिट्स पे रेट्स बढ़ नहीं सकते, जैसे रेट कट का सिनेरियो चल रहा है, तो डिपॉजिट ग्रोथ ऑलरेडी स्लो डाउन हो रहा है। तो एक बड़ा मर्जर ऑफ से 3 to 4 PSU बैंक्स का टॉप लेवल में करके एक ग्लोबल स्केल के उनको लाना, ताकि वो इंटरनेशनल कैपिटल चाहे थ्रू मसाला बॉन्ड, थ्रू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग रेज कर सके, तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को उनको एक एडिक्वेट फंडिंग मिले। तो ये दो बहुत बड़े कदम मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं बजट से, यही मेरे लिए की फोकस होना चाहिए इस बजट का। ये आपने बहुत अच्छा कहा, चूँकि बहुत सारे रिफॉर्म हुए, और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म पे तो खासतौर से बीच बीच में चर्चा भी होती रही कि सरकार ऐसा करेगी वैसा करेगी, अभी तक कुछ ठोस कदम उठता हुआ दिखे ना, तो बजट एक बड़ा मौका होगा। फिरोज अजीज साहब। बिल्कुल बिल्कुल मौका होगा लक्ष्मण जी। देखिए, मेरे हिसाब से तो मिशन AI
इंडिया AI मिशन जो है उसमें जो खर्चा रखा है 10,000 करोड़, उसमें 3-4 हजार करोड़ तो इसी बजट में मेरे हिसाब से कंज्यूम करने की बात चलेगी। PLI स्कीम, मैन्युफैक्चरिंग को पुश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 लाख करोड़ का बजट दिया था 5 साल का, उसमें से मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स में और 25,000 करोड़ का बजट बढ़ाएं तो सेमीकंडक्टर पे थोड़ा काम हो सके। तो आई थिंक ये जो फ्यूचर रेडी करना है, अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है तो थोड़ी आपको AI में, सेमीकंडक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। वो आई थिंक वो कर ही रहे हैं। आई थिंक एक चीज बहुत क्लियर है इस गवर्नमेंट की कि बहुत कंसिस्टेंट है। आप बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो करेंगे क्या, क्योंकि उनकी जो नैरेटिव है एंड एक्शंस हैं वो मैच करते हैं। वो नई टैक्स की स्कीम हटाना चाहते हैं तो उसको डेट्रीमेंटल करते जा रहे हैं, नई वाली को बहुत अट्रैक्टिव कर रहे हैं, तो लोगों को नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट होना चाहिए फॉर एग्जांपल। सो इट्स वेरी इजी टू प्रेडिक्ट। बहुत कंसिस्टेंसी, एक बहुत क्लियर ट्रेंड देखने को मिलता है बजट से। आपको कुछ भी प्रोजेक्ट करना है तो लास्ट 4-5 बजट में जो कॉमन थीम्स थी उसकी बढ़त करते हैं हर इंक्रीमेंटली। आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग, AI, सेमीकंडक्टर्स, ये एक सेक्टर रहेंगे जिसको पुश मिलना चाहिए और मिलेगा भी मेरे हिसाब से। नहीं, आपने बहुत सही कहा कि एक कंटिन्यूटी है। उस लिहाज से देखें तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं फोकस एरिया कहाँ है और कहाँ आगे आने वाले दिनों में रह सकता है। पंकज जैन साहब अगर जुड़ गए हों तो उनके लिए एक सवाल मेरे पास है। पंकज जैन साहब, ये बजट से पहले अगर कहें कि अभी कई सारे जो रैली आई है उसमें बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारी कंपनियां हैं जो थोड़ी सी पीछे रह गई हैं, सेलेक्टिव पॉकेट से रैली देखने को मिली है। तो बजट एक ट्रिगर होता है कि आपको एक रैली का मौका दे, तो निवेशक के लिहाज से कहाँ फोकस किया जाए? देखो लक्ष्मण जी, बजट के इवेंट को हमारे को 2-3 तरीके से प्ले करना है। एक तो क्या वो ट्रेडर्स हैं जो मोमेंटम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, समथिंग लाइक जो हम एक एनुअल फीचर देखते हैं बिफोर द बजट कि रेलवे स्टॉक्स बढ़ गए, आपके कुछ बैंकिंग स्टॉक्स बढ़ गए, कुछ डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स बढ़ गए। सो आई थिंक दैट इज़ अ काइंड ऑफ मोमेंटम रैली, बट हम देखते हैं कि वो जल्दी फिजल भी आउट हो जाती है। उसके अलावा व्हाट वी हैव टू सी कि बजट में किस तरह से एक लॉन्गर दिशा के जो कदम आते हैं। अगर हम पिछले 4-5-6 बजट की बात करें, जिस तरह से गवर्नमेंट का विजन रहा है, आई थिंक दे बीन प्रीटी प्रूडेंट ऑन फिस्कल डिसिप्लिन। जबकि कई बार ऐसी बात हो रही थी कि शायद इस बार फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करना आसान नहीं होगा, बट गवर्नमेंट हैज सॉर्ट ऑफ रिमेन्ड ऑन द फिस्कल डिसिप्लिन पाथ। इस बार भी हमारे को देखना पड़ेगा कि फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट मेंटेन कर पाती है नहीं कर पाती है। आई थिंक देयर इज नो रीज़न कि वो मेंटेन ना कर पाए, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह के GST कट आए हैं, उसके पहले इनकम टैक्स कट आए हैं, कि गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू कलेक्शन, आई थिंक उसी के दौर पे जो भी टबैको या टबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे जो एक मेजर हाइक अनाउंस किया, आई थिंक दैट वाज अ प्रीकर्सर टू दैट। क्यों मैं भूलना नहीं चाहिए कि मैं एक पढ़ रहा था आर्टिकल, करीब अभी भी एज ऑफ टुडे 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का करीब जो कलेक्शन है टबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स है जो गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया, उसका एक्चुअल कितना ठोस रेवेन्यू होगा, आई थिंक कि इसका मापदंड बजट के भाषण में या उसके पेपर्स में ही देखने को मिलेगा। और गवर्नमेंट ने कई बार, मैं देख रहा हूँ फाइनेंस मिनिस्टर ने कई बार फोरम पे ये बोला है कि अब आने वाले बजट में या आने वाले टाइम में वी विल फोकस ऑन रिफॉर्म्स इन कस्टम पे रिफॉर्म पे फोकस करेंगे एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म, जिसमें अग्रसर भी है गवर्नमेंट। सो क्या गवर्नमेंट वॉक द टॉक कर पाती है नहीं कर पाती है, आई थिंक दैट इज टू बी सीन। बट अभी तक का अगर हम पिछले 6-8-9 महीने का गवर्नमेंट का देखें तो आई थिंक दे बीन प्रीटी एग्रेसिव। What has happened with all these FI exit and US Trump related events, I think उसमें गवर्नमेंट को एक मौका मिल गया है, गवर्नमेंट को एक पुश मिल गया है टू परस्यू विगरसली। तो आई थिंक एक जैसे होता है ना, बुराई में भी अच्छाई देखने वाली बात है कि एंड अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारी बहुत जल्द मेरे को लगता है कि टैरिफ भी हमारा साइन होएगा ही, सो दैट बी एड ऑन काइंड ऑफ थिंग। सो मेरे को लगता है जो एक प्री बजट रैली सी स्टार्ट हुई है पिछले 4-5 दिन में, दिस रैली वुड कंटिन्यू, बट सिलेक्टिवली आई थिंक स्टिल वन विल हैव टू बी कॉशियस एंड सिलेक्टिव कि कौन से सेक्टर्स को अप्रोच कर रहे हैं। अगर जैसे इफ आई कुड नेम अ फ्यू मेटल्स में आई थिंक एक बड़ी डिसेंट अच्छी रैली देखने को मिल रही है विच कुड कंटिन्यू, फाइनेंशियल्स कुड आल्सो गेट इनटू दिस रैली, डिफेंस स्टॉक्स कुड गेट इनटू दिस रैली। और उसके अलावा जैसे होता है मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग इज वन थीम गवर्नमेंट इज इन पुशिंग। आज से कुछ साल पहले आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग थीम में हमने एक पुश लिया था, बट कहीं ना कहीं थमाव आ गया था, कोई भी कारण हो, एक दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी मिली है, गवर्नमेंट सीम्स टू बी प्रीटी कंस्ट्रक्टिव एंड एग्रेसिव ऑन दिस।
सो आई थिंक दिस इज वन एरिया मैन्युफैक्चरिंग, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके जहां पर काफी हम आउटफ्लो भी देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज का. सो दीज आर एरियाज मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट का एक पुश रहेगा. कितना पुश रहता है, कितना फिस्कल डिसिप्लिन गवर्नमेंट की तरफ से रहता है, आई थिंक ये सब देखना पड़ेगा. बट इन ऑल मेरे को लगता है कि कोई ऐसा कारण नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये पुश ना आए. एंड वन शुड अप्रोच द बजट विज़ स्टॉक मार्केट, आई थिंक ऑप्टिमिज्म के साथ. और मेरे को लगता है कि यहाँ से मार्केट और अच्छी होगी बाय द टाइम वी एक्चुअल रीच द बजट डे. बिल्कुल. एक जो चीज़ है गौरांग शाह साहब, वो है हर बजट से पहले और बजट के बाद हम लोग कई बार सवाल ही पूछते हैं सरकार से, और एक चैलेंज होता है कि प्राइवेट कैपेक्स कैसे बढ़ाया जाए. तो दलील ये दी जाती है कि कंजम्पशन होगा, डिमांड बढ़ेगी, तभी तो प्राइवेट कैपेक्स बढ़ेगा. चूँकि जब तक कि 3-4 क्वार्टर तक उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% प्लस नहीं होता, क्यों नए प्लांट में पैसा लगाएंगे, जो अभी 75% के आसपास बना हुआ है. तो जीएसटी कट के अलावा, इनकम टैक्स कट के अलावा अभी भी इंडस्ट्री सरकार से होप करेगी, आपको लगता है, या फिर नहीं, जो कदम उठा दिए हैं उससे कंज्यूमर ड्रिवन सेगमेंट जो है ऑलरेडी रफ्तार पकड़ चुका है और वो काफ़ी है? देखिए, बहुत कम समय हुआ है कि ये परिवर्तन हमने देखा है लक्ष्मण जी. इसका सकारात्मक सा पूर्ण असर जो है वो आने वाले तिमाहियों में हमें देखने मिलेगा. प्रयास किया गया है एक नई सोच और एक नई विचारधारा के साथ, और हमें लग रहा है कि ये जो प्रयास है ये अब वहां पर विराम नहीं लगा है. आने वाले भविष्य में भी, या ये जो नया साल है इसमें, आने वाले भविष्य में भी, जब कभी भी ऐसा समय आएगा तो मेरे ख्याल से सरकार आगे बढ़ते हुए कदम उठाएगी, और भारत में स्थापित जो भारत निवासी हैं, जो उपभोक्ताएं हैं, उनका जीवन और सरल और सक्षम बनाने का प्रयास करेंगे. और ये भी प्रयास होगा कि उनके बचत खाते में या उनके हाथ में या उनके जेब में ज्यादा से ज्यादा पूंजी जा करके बच जाए, ताकि वो जो उपभोक्ता है वो उसका इस्तेमाल कर सके. एक और चीज जहां पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वो है ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट, लॉजिस्टिक्स एंड चार्जेस. देखिए, प्रयास बहुत हुआ है, चाहे वो भारतमाला परियोजना हो, सागरमाला परियोजना हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, रास्ते की बात हो, या फिर रेलवेज की बात हो. लेकिन आज के तारीख में भी हमारे भारत देश में जो फ्रेट चार्जेस है या कॉस्ट है वो काफी ऊपर की तरफ है. मेरे ख्याल से 15 या 18% के आसपास है, जो बाकी अन्य उभरते हुए अर्थव्यवस्था है वहां से उसकी तुलना में बहुत ऊपर है. तो शायद वहां पर भी सरकार को कुछ करना चाहिए. और आपने सही फरमाया, जब तक किसी उद्योगपति की जो उत्पादन क्षमता है वो उस सीमा तक नहीं पहुंच जाती, जब तक उसको नहीं लगता है कि मैं यहाँ पर मेरी उत्पादन क्षमता में और विस्तार योजनाएं करूं या और अधिग्रहण करूं, तो जब तक खपत नहीं बढ़ेगी तब तक मेरे ख्याल से उद्योगपतियों की तरफ से या फिर कॉर्पोरेट जगत से केपेक्स में पैसा क्यों लगाएगी, जबकि खपत ही नहीं है तो फिर वो क्यों लगा. खपत होगी तब जाकर के लगाएंगे. और एक बात, मेरे ख्याल से ये जो हम FIIs की बात कर रहे हैं ना, मेरा ये मानना है लक्ष्मण जी के FII फ्लोस से ज्यादा हमारे लिए जरूरत है FDI फ्लोस. और उसके लिए जो नीतियां या जो कानून है उसमें और भी सरलता और जो भी मुसीबतें हैं उसको दूर करनी चाहिए. बिल्कुल, आपने ये सही कहा कि FII से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है FDI फ्लो. FDI आएगा तो सिर्फ इक्विटी मार्केट नहीं, कई सारे सेगमेंट को बढ़ावा देता है, जड़ें मजबूत करता है, और जो आगे चल के इक्विटी मार्केट में भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा होता है. बजट के अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं नए साल में इवेंट के तौर पे इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, एक US ट्रेड डील, जिसमें से आप में से कई मेहमानों ने इस पर चर्चा की. दूसरा जिसको लेकर मैं थोड़ा सा एक्साइटेड रहता हूँ वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. US के अलावा मतलब पिछले कुछ सालों में 7 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया, वो फिरोज अजीज साहब गौर फरमाइएगा, वो 7 देश जो है विकसित देश थे, डेवलप कंट्रीज थे. और अभी जहाँ होने वाला है, अभी यूरोप के साथ हो जाएगा, इसी महीने मान के चला जा रहा है, इजराइल के साथ होना है. तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाजार के लिए क्या कोई फैक्टर रहता है क्या फिरोज साहब? रहता है लक्ष्मण सर, बेसिकली सेंटिमेंटल फैक्टर रहता है. अगर आप देख रहे हैं कि निफ्टी की कंपनियों में एक्सपोर्ट का क्या हिस्सा है, निफ्टी मिड कैप में कितना हिस्सा है, आप रेवेन्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो मोर देन 4%, 5% से ज्यादा रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से नहीं आ रही फॉर निफ्टी टोटल रेवेन्यू. तो अब अगर आप सेंटिमेंटली एक फ्यूचर रेडी के लिए, एक US से नेगोशिएट करने के लिए, उसमें हमारी करेंसी में, इस सब में इम्पैक्ट है. रेवेन्यू में इतना इम्पैक्ट नहीं है.
क्या प्रॉफिटेबल। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट वाली कंपनियां हैं उनका निफ्टी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। देखो, मैं अगर सर्विस सेक्टर छोड़ दूं, आईटी सेक्टर छोड़ दूं और तो मैं देखूं तो 4 to 5% का कंप्यूटेशन है निफ्टी की टोटल रेवेन्यूज एक्सपोर्ट में। अच्छा, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा मार्केट को वेट है ना लक्ष्मण सर, 31% तो बैंकिंग का वेट है, उस वेट में एक्सपोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। आप ये हिसाब करके देखेंगे तो टोटल रेवेन्यू 4 to 5% आएगी आपकी निफ्टी में, अगर मैं आईटी सेक्टर आईटी सेक्टर को छोड़ दूं। हालांकि बहुत सारे जो एफटीए हो रहे हैं उसमें इंडियन आईटी कंपनियों के लिए बड़ा एक मार्केट भी दिया जा रहा है। हमने देखा है कि यूएई के साथ हो, इजराइल के साथ हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, वहाँ पे उन लोगों के, यहाँ के लोगों को वहाँ पे ज़्यादा इजी कंडीशन पे वीज़ा दिया जाना, कोटा बढ़ाया जाना, वर्क वीज़ा दिया जाना, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो वो आईटी सेक्टर के लिए भी मुझे लगता है एक बड़ा बाजार यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे सुनील सोडम साहब? नहीं, मैं सहमत हूँ अजीज के साथ कि ये एक मोर सेंटिमेंटल फैक्टर है, ये एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक है यूएस के साथ, क्योंकि एक आंकड़ा मैं बताऊं आपको, वर्ल्ड की टोटल जीडीपी $117 ट्रिलियन है। टोटल जीडीपी 117, यूएस का 30 ट्रिलियन है, यहाँ करीबन पाव एक 25% के करीब है एक ही देश का वर्ल्ड जीडीपी का हिस्सा, और उसको शॉर्ट किए और 19 ट्रिलियन चाइना का है, जहां हम कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते। तो समझे कि 30 और 19 $50 ट्रिलियन, ये बड़े मार्केट है। ये छोटे छोटे मार्केट से करके हमारी देश की तरक्की नहीं हो सकती। ये $30 ट्रिलियन मार्केट को हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, तो वो सबसे बड़ी चीज है, ग्राउंड लेवल में वो समझना चाहिए। ये बाकी के छोटे छोटे करें एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक दुनिया को बताने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, मगर प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी में हम अगर यूएस को नहीं एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो हमारी फ्यूचर ये 8% जीडीपी ग्रोथ से 10-12% जाने का उम्मीद छोड़ दीजिए आप। तो यूएस ट्रेड डील सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है इस चीज में, वो याद रखने की जरूरत है। लेकिन मार्केट अभी भी यूएस ट्रेड डील का इंतजार कर रहा है क्या पंकज जैन जी? इतनी चर्चा हो गई मार्केट को लाके कर रहा है, और अगर हम अच्छा नहीं, आई थिंक मार्केट ट्रेड डील का डेफिनेटली इंतजार कर रहा है, और मार्केट में एक आभास है या एक ऑप्टिमिज्म हैगा कि ये डील जल्द ही हो जाएगी। ठीक है, वो जल्द शब्द भी हम काफ़ी महीनों से यूज़ कर रहे हैं, एंड वी बीन टॉकिंग अबाउट दिस फ्रॉम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पर मार्केट कहीं भी इस चीज़ को नहीं मान के चल रहा कि ये डील नहीं होगी, या ये डील से अगर हम एक टाइम जोन की बात करें, आई थिंक एज ऑफ टुडे व्हाट मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर फीलिंग कि मे बी अगर हम एक आउटसाइड लिमिट दे तो मे बी एट एंड ऑफ द मार्च तक ये डील हो जाएगी। आई थिंक इमीडिएट ट्रिगर कुड भी जो नए एम्बेसडर आ रहे हैं यूएस के 2nd या 3rd वीक ऑफ जनवरी में, दैट कुड ऑल्सो बी एडेड ट्रिगर टू एक्सपेडिट। बट कहीं भी मार्केट ये नहीं मान के चल रहा कि ये ट्रेड डील नहीं होगी। आई थिंक अगर ट्रेड डील, अगर मार्केट में ये ऐसा आभास आ जाए कि ट्रेड डील इज नॉट राउंड द कॉर्नर और अभी काफ़ी लंबी बात हैगी, तो मार्केट में डेफिनेटली एक डीपर करेक्शन आ सकती है। सो ट्रेड डील इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट ये मान के चल रही कि ट्रेड डील इज राउंड द कॉर्नर, और उन सब चीज़ों का आभास लेके मार्केट में एक ऑप्टिमिज्म देखने को मिल रही है। सो टू से कि बिना ट्रेड डील के भी मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ बनी रहेगी, आई थिंक दैट वोंट बी राइट। उसके अलावा व्हाट वी आर सीइंग कि जिस तरह के रिटेल पार्टिसिपेशन की वजह से ये आया है, और एक और चीज़ मैं लक्ष्मण जी कहना चाहूँगा कि अगर हम देखें कि मार्केट में ये जो ऑप्टिमिज्म है, सेक्टर्स में एक रोटेशन आई है, सेक्टर्स में चेंज आया। जिस तरह से मेटल सेक्टर उभर के आया, जिस तरह से पीएसयू फाइनेंशियल सेक्टर उभर के आया, जिस तरह से ऑटो एंसिलरी शेयर उभर, सो आई थिंक एक सेक्टर रोटेशन हो गई है, सो एक सेक्टर टर्निंग हो गई है, एंड उस डायनेमिक्स को लेके हमारे रिटेल निवेशक को ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी अगर आप ग्राउंड पे बात करें, एक स्ट्रीट लेवल पे बात करें, रिटेलर इज नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस रैली। उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनाया, या अभी भी जो स्मॉल और मिड कैप में है वो अभी भी लॉसेस में बैठा हुआ है। सो अगर ट्रेड डील आती है, अगर बजट पे और सीरियस ऑप्टिमिज्म आती है, व्हाट इट कुड हैपन, इट कुड गिव अ सेकंड वेव टू द मार्केट वेयर बाय दीज जो एक पैसिव डोरमेंट शेयर्स है, इसमें मेरा एक सवाल है, राइज एंड पार्टिसिपेट इनटू द मार्केट। मेरा एक सवाल है फिरोज अजीज साहब आपसे कि ट्रेड डील के इंतज़ार में कोई ऐसा सेक्टर है कि जो नहीं चला है? अगर निवेशक चूंकि अभी भी बैठे हुए हैं, चलो कुछ पैसा डालना हो तो ऐसे सेक्टर में डाल दिया जाए, ट्रेड डील आज न कल तो हो ही जाएगा। कुछ ऐसा सेक्टर आपने आइडेंटिफाई किया है क्या, चाहे स्मॉल कैप मिड कैप के हिसाब से देखें, जो ट्रेड डील के इंतज़ार में अभी तक बैठा हुआ है?
लक्ष्मण जी, मेरे हिसाब से जो ईयर गया है ना, वो इतना फ्लैटिश ईयर गया है जिसमें स्टॉक की बहुत डाइवर्जेंस है। तो मेरे हिसाब से ये मौका है ही नहीं कि सेक्टर पिक करना है। मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी 50 कंपनियां हैं देश की, फ्री फ्लोट मार्केट के हिसाब से टॉप 50 हैं, उसमें बेस्ट और वर्स्ट, बेस्ट था 66% का रिटर्न और वर्स्ट था 35% नेगेटिव। तो 104% का अंतर है निफ्टी की कंपनियों की परफॉर्मेंस में। अगर आप मिड कैप में देखें तो बेस्ट स्टॉक था मिड कैप का 121% की पॉजिटिव रिटर्न दी उसी कैलेंडर ईयर में, और वर्स्ट वाले ने 36.72 की नेगेटिव रिटर्न दी। तो ये जो साल जो गया है उसमें टॉप डाउन करना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है, बॉटम अप करना। जो ऑटो एबीसी में कहता है जा रहा हूं, ऑटो में ही एक स्टॉक है जो 61% ऊपर गया है, उसी इंडेक्स में निफ्टी ऑटो में 28% नेगेटिव करने वाला भी है। तो ये मौका वो है जिसमें आपने बॉटम अप ही करना है। अगर आपको स्टॉक्स करने ही है, अगर आपको जिद है कि स्टॉक्स करने हैं और इतनी डाइवर्जेंट यूनिवर्स में पार्ट टाइम काम करना है आपको, तो आपको बॉटम अप करना है, टॉप डाउन मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए इन द करंट सर्कमस्टांस। गौरांग शाह साहब कुछ ऐड करेंगे, फिर हम लोग ब्रेक पे चलेंगे। देखिए, अभी आप क्षेत्र की बात करें तो हमारी सोच और विचारधारा आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। जो ये बजट है उसको लेकर के नहीं है, मैं लंबी अवधि के लिए बात कर रहा हूँ। कुछ 5 या 6 क्षेत्र हैं जो हमें लग रहा है कि आने वाले समय में सकारात्मक रुझान लेकर के आएंगे। सबसे पहला है पूरा वित्तीय क्षेत्र, जहां पर आपको सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र बैंक और मजबूत एनबीएफसी ध्यान रखना है। इसके पश्चात बार बार मैं एक क्षेत्र का जिक्र कर रहा हूँ, वो है रक्षा क्षेत्र, कैप गुड्स, इंजीनियरिंग, पावर, सीमेंट, ऑटोज और कुछ हद तक खपत से जुड़ी हुई दोनों तरफ डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी। तो ये कुछ प्राथमिक 5 या 6 क्षेत्र है जहां पर मेरी राय में अगर आप ज्यादा अनुभवी नहीं है शेयर बाजार में तो आप दिग्गजों पर ज्यादा ध्यान दें, और अगर आपके पास थोड़ी बहुत जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ है तो कुछ चुनिंदा क्षेत्र के आधार पर मझौले शेयर है, छोटे और माइक्रो कैप से दूर रहने की राय। छोटे और माइक्रो कैप से दूर रहने की राय है गौरांग शाह साहब की। अब ऐसा करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से के बाद लौटेंगे तो इस साल के आखिर चलते चलते जो चीज़ सबसे ज़्यादा हॉट बनी रही, गोल्ड से शुरुआत हुई, सिल्वर पे आके रुक गई है। तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई इस बार गोल्ड ने जो अपना रौनक दिखाया, चमक दिखाई है, अगले साल भी जारी रहेगी क्या? तो शेयर बाजार में पैसा लगाएं कि गोल्ड में लगाएं कि सिल्वर में लगाएं? तो ये कई लोग पूछते रहते हो, तो इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे आप सभी मेहमानों के साथ। लौटते छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा करें कि नए साल में शेयर बाजार कैसा रहने वाला और नए साल के लिए शेयर बाजार के कौन कौन से ट्रिगर हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि बजट एक बड़ा ट्रिगर है, यूएस के साथ ट्रेड डील होने की संभावना, वो एक बड़ा ट्रिगर होगा, और भी कुछ फैक्टर यहाँ पे हैं। लेकिन एक फैक्टर जो बाजार साल खत्म होते होते रहा, अभी भी बना हुआ है, वह है सोना, चांदी और गोल्ड शेयर। अब लोग कहते हैं कि पिछले साल तो सोने ने इतना रिटर्न दिया, चांदी और रिटर्न दिया, शेयर मार्केट तो बड़ा शिथिल रहा। तो अभी भी लोगों को मन में है कि यही रिटर्न का सिलसिला क्या इस साल भी जारी रहने वाला है? तो क्या हम अपना इन्वेस्टमेंट ऐसे ही बनाएं क्या? तो इस सवाल का जवाब अपने मेहमानों से ले लेते हैं। शुरुआत में फिरोज अजीज साहब आपसे करूंगा, क्या सलाह देंगे ऐसे लोगों को? सोना, चांदी और सेंसेक्स। सोना, चांदी और सेंसेक्स बेसिकली मेरे हिसाब से इक्विटी बहुत डाइवर्जेंट एसेट क्लास है। देखो, सोने के 2 ही भाव हो सकते हैं, 24 कैरेट का हो सकता है, सिल्वर का 1 भाव हो सकता है। इक्विटी में बहुत डाइवर्जेंस है। देखिए, एक 2500 स्टॉक है, राइट? तो मेरे हिसाब से इक्विटी में एक वैल्यू होती है, इसीलिए मैं इक्विटी के ही झुकाव रखूंगा। अगर आपका पैसा डेट में पड़ा हुआ है, हमेशा मैंने यही कहा है, 10 साल से कहा है, अगर आपका पैसा डेट में है, डेट से प्रेम करने के बदले अगर आप गोल्ड में प्रेम करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आधा पैसा आपका डेट का गोल्ड में होना चाहिए, स्टैगर करके होना चाहिए। आज $4,400 का भाव है एक ट्रॉय आउंस का। तो आज अगर आप गोल्ड खरीदेंगे तो मेरे हिसाब से आपको नुकसान होगा साल भर में। दैट्स माय सबमिशन। तो आप इतनी जल्दी ना करें, बट अगर आपका डेट का पैसा है तो उसको आधा गोल्ड में रख सकते हैं, स्टैगर फंड। सिल्वर की तो बात भी मत करें। कोई भी अगर एक भाव दिन के 5-7% मूव कर सकता है। 13 साल तक नेगेटिव रिटर्न दिया था, 2024 11 से लेके 2024 तक 13 साल तक वो पीक पे नहीं आया था। मैं इसीलिए याद है क्योंकि आनंद राठी जब ज्वाइन किया था 2012 में, तब से सिल्वर मैं वेट करता करता थक गया। 2024 तक वो पॉजिटिव में नहीं आता। अब 1 साल में इतनी रिटर्न जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो 13 साल को बुलाने के लिए काफी
ऐसा भी तो हो सकता है कि सिल्वर भी इंतजार कर रहा हो कि फिरोज अजीज साहब कब थक जाएं ताकि उठना शुरू किया जाए। मैंने सोचा वनवास के लिए भी जाता तो उसके पहले बचा लिया। सिल्वर ने, सिल्वर इज अ वेरी डिफरेंट एनिमल। उसमें घुसना, दो कंट्रियां लड़ रही हैं उसकी कंट्रोल में, आप जब हाथी लड़ते हैं तो फील्ड पे जो तबाही मचती है उसमें फोमो में ना जाएं, मेरा ये मानना है। अदरवाइज ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, डेरिवेटिव की अगर किसी को ब्लैक शोल की समझ हो तो बहुत पैसा बनाने के लिए है। नहीं तो मोटा मोटी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप डेट में पैसा लगाए हुए हैं तो डेट का 50% आप गोल्ड में लगा लीजिए, लेकिन इक्विटी का पैसा जो लगाने वाला है उसको गोल्ड में मत लगाइए, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और स्टैगर करके लगाइए, ये मैं पहले से कह रहा हूं, बट 10-12% गोल्ड में रिटर्न कंपाउंडेड आ सकता है, बट स्टैगर करना पड़ेगा, 12 महीने की स्टैगरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि डॉलर की डेप्रिसिएशन, डॉलर की एप्रिसिएशन का भी आपको थोड़ा फायदा तो मिल ही जाता है गोल्ड। हाँ बिल्कुल। दरअसल मैं यही सवाल लेकर सुनील जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक चीज़ और क्लैरिफाई कर लूं आपसे कि आपका क्या मानना है फिरोज अजीज साहब कि इस साल, नए साल में 2026 में, अनुमानी पूछ रहा हूं, ऑब्वियसली अनुमानी होगा, जो रिटर्न गोल्ड, सिल्वर और सेंसेक्स ने दिखाया 2025 में, वही रेशियो बरकरार रहेगा या फिर नहीं, उसमें अब बदलाव आएगा? सेंसेक्स बहुत मैच्योर है, तो मेरे हिसाब से गोल्ड और सिल्वर में पीक्स जो भी होंगी वो साल के विदिन हो जाएंगी। गोल्ड में नेगेटिव रिटर्न की संभावना है मेरे हिसाब से 2020। अच्छा, गोल्ड में नेगेटिव रिटर्न की संभावना है, इंटरेस्टिंग चीज। सुनील सुवर्णम साहब, हम लोग चर्चा कर रहे थे, बीच में आपका नेटवर्क चला गया था। सोना, चांदी और सेंसेक्स कहाँ चला जाए? मेरा व्यू है कि डाइवर्सिफाई रहना चाहिए, आप किसी एसेट क्लास को इग्नोर मत कीजिए, मार्केट ने ये सबक सिखाया हमें। तो अब ये रिटर्न हो गया है तो लोग नेचुरली गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के लिए भागेंगे, मगर डाइवर्सिफिकेशन को भूलना मत। मेरा मानना है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सेक्टर में आ गया है सिल्वर, जो एक सेफ्टी जोन में माना जाता था गोल्ड और सिल्वर, वो अभी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में आ गया है। तो नेचुरली आपको 10-20% आपके पोर्टफोलियो में ये रखना अच्छा होगा, उससे ना ज्यादा ना कम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और सेकेंड चीज है कि तो अजीज जी बता रहे थे कि दिग्गजों की झगड़े में ये बढ़ रहे हैं, तो इस साल भी वो झगड़ा जारी रहेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि वो सडनली, मैं नहीं मानता हूँ कि नेगेटिव रिटर्न गोल्ड में आएगा। मेरा मानना है कि डिसेंट रिटर्न्स बनेंगे वहां पे भी, बिकॉज अल्टीमेटली डी डॉलराइजेशन का मूव खाली चाइना की बात नहीं है, पूरे इमर्जिंग में अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। तो वो एक डिमांड फॉर गोल्ड और उसके बाद सिल्वर, क्योंकि सिल्वर में इंडस्ट्रियल यूसेज में आके उसको कंफ्यूज कर रहा है। तो मेरा मानना है कि आप उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, आप 10 से 20% आपके एपेटाइट के बेसिस पे आपके पोर्टफोलियो में रखिए गोल्ड प्लस सिल्वर कंबाइंड एज वेल डाइवर्सिफिकेशन टू। तो यहाँ शिफ्ट करना, वो शिफ्ट करना, जैसे इक्विटी में आपको स्मॉल कैप का भी शेयर आपको ध्यान से लेना है, वैसे ही गोल्ड और सिल्वर का भी ध्यान से लेना है। ऐसा नहीं कि एक साल में इक्विटी मार्केट का रिटर्न या गोल्ड का रिटर्न कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इक्विटी का एक बाउंस बैक यार हो सकता है, इसलिए डबल डिजिट रिटर्न इक्विटी से आएगी ये उम्मीद रख के चल रहे, मगर गोल्ड और सिल्वर भी डबल डिजिट दे सकते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाई करके रखिए अपने अपने। हाँ, ये दरअसल किस्तों में डालिए, एक ही साथ सारा पैसा एक ही जगह मत डालिए, अलग अलग हिस्से में बांटिए। जो थंब रूल रहा है सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन का, उसका पालन करिए। जैन साहब, देखो लक्ष्मण जी, आई थिंक मल्टी एसेट फंड, फ्लेक्सी फंड, आई थिंक दे आर द फ्लेवर ऑफ डे, और मेरे को लगता है 2026 में भी वो बना रहेगा। सो टू से कि गोल्ड सिल्वर में जिस तरह की रैली आई है कि इट्स अ डन डील नाउ, कहना मुश्किल है। अगर हम बात करें, जैसे गोल्ड सिल्वर रेशो की बात करते हैं, एक टर्मिनोलॉजी चलती है, ये करीब 50 से 80 जनरली चलती है। तो आज से कुछ महीने पहले हमने देखा था ये 90 तक हो गई थी, तो लग रहा था कि डेफिनेटली सिल्वर इज वेरी अंडर प्राइस्ड, और वहां से अब रेशो करीब 60-61 के करीब आ गई है। दिस कुड कम डाउन टू 55-56 में भी। ऐसा आभास है कि सिल्वर एक छोटे मोटे एक बबल फेज में है, बट वेदर हमने कई बार ऐसा देखा है कि इरैशनैलिटी इन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, इन अ पर्टिकुलर स्टॉक, इन अ पर्टिकुलर सेक्टर कैन कंटिन्यू फॉर सम मोर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। सो ये गोल्ड और सिल्वर की बात है। मेटल्स में जो हमारे को एक जो तेजी देखने को मिल रही है, मेरे को लगता है दिस इज हेयर टू स्टे फॉर सम मोर टाइम।
सो मेटल्स में हमारे को बने रहना चाहिए। गोल्ड में मेरे को लगता है कि एसेट एलोकेशन डिसेंट लेवल की, क्या वो 5-10%, 15% कहना मुश्किल है, पर एक गोल्ड में एलोकेशन होनी चाहिए। उसके अलावा जिस तरह की इस टाइम हम देख रहे हैं कि सेंसेक्स वर्सेस गोल्ड जो एक रेशो की कई बार बात करते हैं, सेंसेक्स वर्सेस या निफ्टी वर्सेस गोल्ड रेशो की बात करते हैं। सेंसेक्स वर्सेस गोल्ड रेशो इस टाइम देख रहे हैं कि हम 0.5, 0.6 है, 0.7 है। सो जब ये एक के नीचे होती है, थ्योरेटिकल इट इज सेट कि भाई इक्विटीज आर मच चीपर। सो मेरे को लगता है इस टाइम झुकाव इक्विटी की तरफ होना चाहिए। इक्विटी सीम्स टू बी प्रीटी रीजनेबल प्राइस्ड। उसमें भी अगर आप ढंग से चुनिंदा सेक्टर्स में एक्सपर्ट की ओपिनियन लेके म्यूचुअल फंड की तरफ जाएं, सो आई थिंक आप बेटर रिटर्न करा पाएंगे। बट टू शन अवे सिल्वर एंड गोल्ड, आई थिंक ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गोल्ड में एलोकेशन होनी चाहिए। और जिस तरह की सिल्वर में रैली देखने को मिली और जिस तरह की बातें चल रही हैं, वेदर दिस इज बिकॉज ऑफ ईवी में जो एक कंजम्पशन आ रही है या ऑल्टरनेट एनर्जी में जो कंजम्पशन आ रही है उसकी वजह से है, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बढ़ी उसकी वजह से है, ये अराउंड द वर्ल्ड जो इशू चल रहे हैं उसकी वजह से, कहना मुश्किल है। बट कुछ एलोकेशन गोल्ड सिल्वर में बने रहने चाहिए। बट हमारे को उसके साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए, आज से 3-4 महीने पहले हम देख रहे थे बिटकॉइन, जिस तरह की रैली बिटकॉइन में चल रही थी एट अ पर्टिकुलर स्टेज, बिल्कुल उसमें एक थमाव आ गया और अब फॉर सम टाइम नोबडी इज टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन। सो मल्टी एसेट एक एलोकेशन होनी चाहिए, गोल्ड में भी एलोकेशन होनी चाहिए, बट झुकाव मेरे को लगता है कि इस टाइम इक्विटी की तरफ होना चाहिए। झुकाव इक्विटी की तरफ होना चाहिए, गोल्ड में एलोकेशन बनाना चाहिए। बहुत ही संतुलित है, बहुत ही हेज करके पंकज जैन साहब ने बोला। ऐसा नहीं कि साल में के आखिर में फिर कोई इनकी बाइट को सुनाया, बोले कि देखो आपने गलत बोल दिया। ऐसी बात बोली जो गलत हो ही नहीं सकती है। गौरांग शाह साहब, इसमें एक सवाल जो उठता है बार बार सिल्वर को लेकर, क्योंकि सिल्वर में फिरोज अजीज साहब ने कहा वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा, तो दूरी रहे तो ज़्यादा अच्छा है। पंकज जैन साहब गोल्ड को लेकर है, लेकिन जो एक थंब रूल है कि भाई इंडस्ट्री यूज इतना ज़्यादा है, सप्लाई बिल्कुल नहीं है, डिमांड सप्लाई गैप लगातार बढ़ता जा रहा है और ये सिल्वर के प्राइस में रिफ्लेक्ट कर भी रहा है। तो अब चूंकि लोगों के पास सिल्वर तो फिजिकल खरीदने की जरूरत भी नहीं है, वो तो ETF खरीद सकते हैं, यूनिट खरीद सकते हैं। तो आप लोग क्या सलाह देते हैं कि आप इसमें ध्यान देते हैं कि नहीं? मैं चाहता था कि आप मुझे ये प्रश्न आखिर में पूछे और एक समीकरण जो बाकी 3 महानुभावों ने दिया है उसका एक समीकरण NBC आवाज के दर्शकों को मैं थोड़ा बहुत और स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करता हूं। बिल्कुल। तो, लक्ष्मण जी, 2007-8 में इक्विटी के अलावा मेरा आकर्षण सोने के तरफ गया। उस समय पर 10 ग्राम यानी कि 10 ग्राम सोना या 1 तोला सोना का दाम हुआ करता था करीबन 7,000 या 8,000 के बीच में। और ये मेरे अंदर से एक जागरूकता या फिर एक साहस हुआ कि नहीं, इक्विटी को छोड़ करके प्रेशियस मेटल में सोने पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। काफी लोगों ने मेरी सोच और विचारधारा को बहुत ही नकारात्मक और बेवजह बिना बुनियाद की बताई। मैं खुश था कि कोई मुझे नेगेटिव्स दे रहा है और इसको नकार रहा है, तो मेरा उत्साह और बढ़ गया। उस समय से लेकर के आज के तारीख तक और आने वाले भविष्य में सोना, चांदी और एक और प्रेशियस मेटल जिसकी चर्चा हम नहीं कर रहे वो प्लेटिनियम। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण प्लेटिनियम को लेकर के हमारे भारत देश में मेरे ख्याल से ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप फिजिकल खरीद सकते हैं, वरना आप उसको ETF या फिर म्यूचुअल फंड के द्वारा प्लेटिनियम को नहीं खरीद सकते। और प्लेटिनियम ने भी अच्छा खासा रिटर्न खड़ा करके दिया है। तो मैंने 2007-8 से जब ये समझना शुरू किया, तो तब से लेकर के आज के तारीख में, और मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, जब भी मैं निवेशकों को जागरूक करने का अभियान जो हम चलाते हैं, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, तब एक चीज अगर आपके पास 100 रुपए हैं और वो अगर आप निवेश करना चाहते हैं, आपकी जोखिम झेलने की क्षमता, आपकी उम्र और आपको कितना रिटर्न चाहिए, ये सब मापदंड करके कम से कम 15 या 20% उस 100 रुपए का, यानी कि 15 या 20 रुपया आप सोने और चांदी से जुड़े हुए एसेट क्लासेस में निवेश कीजिए। जहां पर सोने में तो 3 प्रकार है, गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स है, अभी शुरू किए, बीच में बंद हो गए थे, गोल्ड ETFs है और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है। वैसे सिल्वर ETF, सिल्वर म्यूचुअल फंड है। तो कम से कम 15 से 20 रुपया आप इन एसेट क्लास, जिससे डाइवर्सिफिकेशन होगा, अनुशासन होगा, और एक नम्र विनंती है कि रिटर्न आपको जो इक्विटी में मिलता है 1 साल में या 2 साल में, उसकी तुलना आप गोल्ड और सिल्वर से मत कीजिए, क्योंकि ये अलग प्रकार के प्राणी हैं। जैसे अजीज भाई ने बताया, आपको आप निवेश करके भूल जाइए उसको, 2 साल 3 साल तक कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब ये चलेगा, जो खोया हुआ समय है उसकी भरपाई करके दे।
बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल गोल्ड के रिटर्न को इक्विटी के रिटर्न से तुलना करेंगे तो ऑरेंज एप्पल के बीच तुलना करने वाली बात यहाँ पर हो जाएगी। और मैं तो बड़ा दुखी हूँ कि आपसे 2008 में मुलाकात क्यों नहीं हुई मेरी, क्योंकि 2005 में मैंने रिपोर्टिंग शुरू किया था तो 2005 में पहली खबर मैंने गोल्ड पे करी थी। तो उस टाइम गोल्ड का भाव करीब 6500 रुपये के आसपास हुआ करता था। हाँ, कुछ बोल रहे हैं गौरांग शाह साहब? अब भी देर नहीं हुई है, कर लीजिए। नहीं, आपसे मुलाकात हो गई, आपकी सलाह को मैं तो खुद मानूंगा ही और बाकी दर्शक भी देख ही रहे हैं आपको। तो आप सही मेहमानों ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया। नए साल में उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की राय बिल्कुल सटीक बैठे और हमारे दर्शक और निवेशक जो है बिल्कुल मालामाल बने। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो के लिए समय निकालने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।